Yes. Hello students, welcome to my channel Learn with Himanshi. ओके, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको टेंशन है कि कैसे रिवीजन करें या कैसे ना करें। तो मैं वीडियोस बना रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, मैंने साइंस से स्टार्ट किया है। साइंस का जो मैंने फर्स्ट चैप्टर है वो उठाया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब जो मैंने ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैंने एजर्शन और रीज़न वाले भी क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे चैप्टर तो पढ़ लेते हैं बट बोर्ड के पेपर में ना क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ जाते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो उनको लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो टॉपिक ही नहीं आता हमें। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ मैंने सब इसमें क्वेश्चंस में जो है पूरा कवर किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एजर्शन। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। अच्छा, सबसे पहले तो एजर्शन क्या होता है? एजर्शन एक स्टेटमेंट को कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो फैक्चुअल है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है? एजर्शन फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। आपको ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, Fe मीन्स आयरन। आयरन में हमने आयरन को हमने वाटर में डाला है, तो Fe3O4 प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो गई है। इस तरह की कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन जो है हमें दी हुई है। स्टीम इज द फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम जो है वो वाटर का ही एक फॉर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो ये हमारी पास इक्वेशन है। अब इन्होंने बोला है रीज़न। इसका रीज़न क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी ये मैन नहीं है, मास है ये। ठीक है, मास, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मास होल्ड्स गुड फॉर केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सबको पता ही है क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जिसमें मास ना तो कभी क्रिएट होगा और ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। मीन्स कहने का है रिएक्टेंट के जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए हमेशा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, अब इन्होंने एजर्शन हमें एक स्टेटमेंट बताई और उसका रीज़न भी हमें बताया। तो अब हमें बताना है कि क्या एजर्शन के अकॉर्डिंग रीज़न सही दिया गया है या नहीं, या फिर एजर्शन ही रॉन्ग था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ए पार्ट में इन्होंने बोला ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ रॉन्ग। देखो, हम इसको अगर हम डिस्कस करें तो एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आयरन ऑक्साइड एंड जो H2 है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, एजर्शन इज ये। आर इसमें जो है वो रॉन्ग है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो वो तो फैक्ट है। ठीक है, कि मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। ये देखिए, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, और बिल्कुल सही है क्योंकि बिल्कुल बैलेंस है ये दोनों। तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है, हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। फिर है हमारा बी पार्ट, ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। ए तो गलत है ही नहीं, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। सी ऑप्शन है आपका, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन। दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट है, और आर भी करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, एजर्शन हमें दिया गया है द रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन कही गई है। अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन लेस होती है, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन ऐड होती है। ठीक है, अच्छा, इसका रीज़न क्या दिया गया है? इस रिएक्शन में HCl रिड्यूस कर दिया गया है Cl2 पे और से, एंड वेयर एज MnO2 इज ऑक्सीडाइज टू MnCl2। आपको लग रहा है कि MnO2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। हम यहीं से कह सकते हैं कि रीज़न तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है रीज़न। क्यों? क्योंकि MnO2 है ये,
वो तो उसमें तो पहले से ही ऑक्सीजन है ना, उसके बाद तो ये MnCl2 हो गया, इसमें तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो रीजन इज रॉन्ग। ओके, तो हम कहेंगे कि ए ऑप्शन, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आए, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप्स की होती हैं। रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब उसमें से हमें डिफाइन किसकी पूछी गई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। स्टूडेंट्स पेपर में ना कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफाइन पढ़ लेते हैं। इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ओके, जब 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड कंबाइन होके सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसमें आपको बताया हुआ CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हमने वाटर मिलाया, वो क्या बन गया हमारा? CaOH2। ठीक है, स्लेट लाइन वाली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी चैप्टर 1 में, वही चीज़ है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये हुआ। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो। C+O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, C+O2 इज इक्वल टू CO2, इस तरह से भी आप ले सकते हो इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? 2 आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन दी हुई है, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2, HCl प्लस NaOH। HCl प्लस NaOH को अगर हम देखें और आप ये रिएक्टेंट है और उसके बाद जो प्रोडक्ट ये देखोगे आप NaCl प्लस H2, ध्यान से देखो H के पास Cl है जो कि प्रोडक्ट में जाके Na के पास चला गया है, Na के पास OH है जो कि प्रोडक्ट में जाके H2O बन गया है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है जिसमें आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। वो उसका आयन लेता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले एलिमेंट्स का आयन ले लेता है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो हमारे पास 3 पॉइंट है बताने के लिए। एक तो आयन्स एक्सचेंज होते हैं, सेकंड अनडिजॉल्व सोल्यूबल रह जाते हैं, कुछ ऐसे सोल्यूबल्स इसमें रह जाते हैं जो कि अनडिजॉल्व है, जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट आप कह सकते हो जो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हमने वाटर में चॉक का पाउडर मिलाया, तो चॉक का पाउडर सॉल्यूबल नहीं होगा लेकिन वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ये 3 पॉइंट्स होंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस, अनडिजॉल्व सॉल्यूबल रिमेन्स, प्रेसिपिटेट रिमेन्स। ओके, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, ये MCQ फॉर्म में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ यू हीट कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में अगर आप कॉपर पाउडर को हीट करते हो तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, आपने पढ़ा होगा कि जब आप कॉपर को हीट करोगे ना तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, है ना। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस, और इसी हीटेड सब्सटेंस में से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कराएं तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, एंड उसकी इक्वेशन भी दो और उसका कलर भी बताओ। देखो, इसमें मैं आपको बता दूं कि कॉपर यहाँ पे हमारा होगा ब्राउन कलर का, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि बन जाएगा ब्लैक कलर का, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन जब हम उसी कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को पास कराएंगे ना तो वो Cu प्लस H2O बन जाएगा। Cu मतलब कॉपर, यानी कि वो दोबारा ब्राउन में चेंज हो गया, है ना, और वाटर उसका अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, कॉपर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम, जब आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाएगा देन कौन सा कंपाउंड बनेगा? ये पहले भी आया था क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया ये। ठीक है, तो Fe3O4 बनेगा, है ना।
Fe को अगर आप H2O यानी वाटर के साथ, अच्छा मैंने बताया कि स्टीम जो है वो वाटर का ही एक फॉर्म है। स्टीम मतलब भाप, है ना, एक वाटर वेपर होते हैं, लेकिन वो हमें हम उनका जो है केमिकल फॉर्मूला H2O ही लिखेंगे, ठीक है। जब हम Fe को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Fe3O4 बनेगा प्लस H2 रिलीज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे write the reaction when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate। जब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S पास कराई जाएगी कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन पे। देखो क्वेश्चन में से ही एक और क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो वो बनता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, तो आप बोलोगे ब्लू, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकल आया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। MCQ आ सकता है कि कौन से कलर का होता है, या फिर वन वर्ड पूछ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो नेम द रिएक्शन, रिएक्शन का नाम भी बताओ। मैंने 4 रिएक्शन बताए हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले ये करते हैं H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, मैंने बताया CuS और H2SO4। अब देखो CuS और H2 का जो S है वो Cu के पास चला गया प्रोडक्ट में, और Cu का जो SO4 है वो H2 के पास चला गया। क्या हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे एन एलिमेंट X रिएक्ट्स, देखो इस तरह के भी जो केस स्टडीज होती हैं वो बहुत आती हैं। एन एलिमेंट X रिएक्ट्स विद O2 टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है X, ठीक है, वो O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड बना देता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड बना देता है यानी कि जिसका जो ज़्यादा टेम्परेचर पे सॉल्यूबल है, ठीक है, या फिर डिजोल्व होता है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और जो कंपाउंड बनेगा X वो वाटर में भी डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। और उस X कंपाउंड का जो है नेम बताओ, तो उस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम O2 के साथ रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब जो कैल्शियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 2164 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने अभी पहले मैंने डिस्कस किया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस एंड रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस। मतलब कि एक सब्सटेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और दूसरे सब्सटेंस में रिडक्शन हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन लेस हो जाती है, या फिर कह सकते हो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने ना एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। आप देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि साइंस में जब भी आपसे डिफाइन पूछी जाए या कुछ भी है, आपको उसमें कहानी हुआ कि एग्जाम्पल दो, लेकिन फिर भी आपने एग्जाम्पल देना है, ठीक है। आपको चाहे कहा जाए या ना कहा जाए, आपको स्पेशल लिख के नहीं बताया जाएगा गिव एग्जाम्पल, नो, ठीक है। आपको स्पेशल एग्जाम्पल लिख के बताना है, ठीक है, अट्रैक्टिव लगता है आंसर। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस एंड रिडक्शन ऑफ अदर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और ये आपको एग्जाम्पल देखो मैं आपको बता रही हूँ जरा। Fe2O3 प्लस CO, हमने क्या किया, Fe, देखो प्रोडक्ट में देखो ध्यान से, अगर Fe और रिएक्टेंट में O3 साथ में था, ठीक है। CO में O2 ऐड हो गया यानी कि Fe रिड्यूस हो गया, और जो आपका CO में एक और O एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया। ये देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये जो है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक प्लेस, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अच्छा, डेली लाइफ का अगर हम एग्जांपल लें तो हो सकता है इवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर। जब एक लिक्विड वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है यानी कि सूखता है, तो उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों हो रही है? सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की हीट आ रही है, उससे क्या होगा, पानी अपने अंदर उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से, जिसके कारण जो पानी है वो सूख रहा है या फिर भाप बन रहा है या फिर कह सकते हो इवेपोरेट हो रहा है या स्टीम बन रहा है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक में देखो नेम से ही डिफाइन हो रहा है, एंडो यानी कि इन, यानी कि हीट इन हो रही है, यानी एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सो यानी कि एग्जिट, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। सिर्फ नाम से ही देखो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। एक पेपर को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना, बस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे से जो है पढ़ने हैं, ओके। बिल्कुल अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पेपर में देखे गए हैं। और मैं और चैप्टर्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रही हूँ लाइन वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज में सारे चैप्टर्स पे बना रही हूँ। साइंस के अलावा मैं मैथ्स, एसएसटी सब पे बनाऊंगी, और खाली 10th के नहीं और भी क्लासेस को मैं लूँगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ओके। और इसी तरह से मैं आपको रिवीजन में आपकी हेल्प करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।